नमस्कार, मैं रत्ना वोरा गुजरात से। आज बहुजन संवाद के इस कार्यक्रम में मैं आज आपकी संचालक हूं और होस्ट हूं, और मेरे साथ मेरे सह संचालक है डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। आज का हमारा टॉपिक है कि गांधी जी से इतनी नफरत क्यों। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अभी पिछले लास्ट चरण से पहले ही जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, अब उन्होंने एक इंटरव्यू दिया और इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोला कि 1982 से पहले गांधी जी को कोई जानता नहीं था, और 75 साल में गांधी जी को पहचान कराने में किसी ऐसा कुछ किया नहीं गया ताकि गांधी जी को पूरा देश पूरी दुनिया जाने। परंतु यहाँ पर एक सवाल ये खड़ा होता है कि रिचर्ड एटनबरो ने तो 1982 में अपनी फिल्म बनाई थी, उससे पहले ही लेकिन जो जिनका नाम नरेंद्र मोदी जी ने लिया, मार्टिन लूथर किंग और नेल्सन मंडेला जी, ये दोनों के ही आदर्श रहे हैं महात्मा गांधी जी। और भारत देश के इतिहास में गांधी जी का इतना बड़ा महत्व है कि आज उनको महात्मा गांधी कहा जाता है, क्योंकि देश की आजादी के लिए उन्होंने बहुत अपना योगदान दिया है, और वह सत्य, अहिंसा और सादगी पर आधारित उनका जीवन था। सर्वधर्म सद्भाव की वो बात करते थे, शांति और मोहब्बत की बात किया करते थे। और आज उनके देश की बात करें तो देश में ही नहीं परंतु विदेशों में भी 84 से ज्यादा देशों में उनकी मूर्तियां लगी हुई हैं। साथ ही कई देशों के में महात्मा गांधी जी के नाम पर सड़कों के नाम रखे गए हैं। 104 देशों में 300 से भी ज्यादा बार डाक टिकटें उनके नाम से जारी की जा चुकी है। और उसके बावजूद भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, जो तो अब जाने ही वाले हैं, वो नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि भैया गांधी जी को 1982 से पहले रिचर्ड एटनबरो ने जब फिल्म बनाई उससे पहले कोई जानता नहीं था। तो यहाँ तो ये कहा जा सकता है कि भाई अब आखिर ऐसा क्या है कि नरेंद्र मोदी जी को गांधी जी के बारे में कुछ पता ही नहीं था। या तो हम ये कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी जी जो गोडसे को पहचानते हैं, गोडसे को जानते हैं, वह गांधी जी के बारे में क्या ही जानेंगे। जो गोडसे की फिलॉसफी को अपने सर आंखों पे रख के चलते हैं, उनको आदर्श मानते हैं, वे गांधी जी को कैसे पहचानेंगे। आज गांधी जी की बात करते हुए उनको जरा तनिक भी ऐसा अफसोस नहीं हुआ कि उन्होंने ये क्या बोल दिया। या तो आवाज नहीं आ रही मुझे, जी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। और इसी तरह से आरएसएस और संघ ने के बारे में पाठ पढ़ाया, उस पाठ को पढ़ते हुए आगे बढ़ते गए। यहाँ पर स्पष्ट आवाज आ रही है, फिर से जोड़ना पड़ेगा जिसको आवाज नहीं आ रही। सोशल मीडिया में पूरी तरीके से ट्रोल हो रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। जहां देखो वहां नरेंद्र मोदी जी के इस सामान्य ज्ञान के ऊपर लोग प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। तो आज इसी बात की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ हमारे सामाजिक कार्यकर्ता हैं, भारत जोड़ो अभियान की जागृति राही जी जुड़ चुकी हैं। हमारे जो सुप्रसिद्ध लेखक हैं वह इतिहासकार प्रोफेसर राम पुनियानी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ में प्रोफेसर सतीश कुमार जी जुड़ चुके हैं, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से संबंधित है। साथ ही हमारे साथ डॉक्टर सुनीलम भी जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति के समाजवादी नेता हैं। तो यहाँ पर मैं समझती शायद प्रोफेसर सतीश कुमार जी को निकलना है, तो पहले मैं सभी को नमस्कार करती हूँ। और अपने पैनलिस्ट साथियों को इनवाइट करने से पहले अब मैं सबसे पहले प्रोफेसर सतीश कुमार जी को इनवाइट करती हूँ कि वह आए और इस विषय पर अपनी टिप्पणी करें। जी प्रोफेसर सतीश कुमार जी। हाँ नमस्कार। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि काशी का सांसद ये कहे कि गांधी फिल्म बनने से पहले देश और दुनिया में कोई जानता नहीं था महात्मा गांधी को। काशी से बड़ा अन्योन्याश्रित संबंध गांधी का और गांधी के आंदोलनों का था। साम्राज्यवाद के खिलाफ काशी से ही गांधी ने प्रेरणाएं ग्रहण की थी लड़ाई के। 1902 में वो पहली बार काशी आए थे और उसका जो वर्णन है कि दशाश्वमेध घाट की जब सीढ़ियां चढ़ रहे थे गंगा स्नान के बाद, तो एक व्यास घाट पर बैठ करके कथा कह रहा था। वो रुक करके उसकी कथा सुनने लगे। वो व्यास गोस्वामी तुलसीदास जी की चौपाई का भाष्य कर रहा था। रावण रथी विरथ रघुवीरा,
युद्ध का मैदान रावण की सेना के वैभव के सामने राम की सेना कुछ थी ही नहीं। लेकिन वो कह रहा था कि अंत में जीत रावण की नहीं होती, अंत में जीत राम की होती है। और उसकी वजह ये थी कि रावण वैभवशाली रथ पर भले आरूढ़ था और राम भले बिना रथ के विरथ वनवासी वेश में जमीन पे अपनी वानरी सेना के साथ खड़े थे। लेकिन रावण असत्य के रथ पर आरूढ़ था और राम सत्य के रथ पर आरूढ़ थे। गांधी के मन में ये भाव जगा कि जहां रावण खड़ा था वहीं तो ये ब्रिटिश साम्राज्य है, जहां राम खड़े थे वहां हम सब हैं। तो जैसे एक दिन रावण के खिलाफ राम की जीत हुई थी, उसी तरह एक दिन इन अंग्रेजों के खिलाफ हमारी जीत होगी। ये बड़ी प्रेरणा काशी से अर्जित की थी उन्होंने। उसके कुल मिला के 13 बार वो काशी आए थे और अपने हर आंदोलन की उनकी शुरुआत से कांग्रेस काशी जुड़ा हुआ है। काशी में ही उन्होंने सबसे पहले असहयोग आंदोलन का संकल्प पारित कराया। 30 मई 1920 को वर्किंग कमेटी कांग्रेस की यही हिंदू स्कूल के परिसर में हुई थी। फिर जो रचनात्मक कार्यक्रम थे और आंदोलनात्मक कार्यक्रम भी, सबसे पहले तो चंद्रशेखर आजाद ने आंदोलन शुरू किया असहयोग आंदोलन में, असहयोगी संस्कृत छात्र समिति बना करके। फिर इसी काशी में सबसे पहले खादी का संस्थागत आश्रम शुरू हुआ, श्री गांधी आश्रम बन करके। राष्ट्रीय शिक्षा का आंदोलन शुरू हुआ इसी काशी में, काशी विद्यापीठ की संस्थापना के साथ। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह, सन 42 के आंदोलन का तो गढ़ रहा काशी और काशी की शिक्षण संस्थाएं। ऐसे शहर का सांसद इस तरह की भाषा राष्ट्रपिता के बारे में बोलता है, इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। दरअसल में गांधी गोली से नहीं मरे, गांधी गाली से भी नहीं मारे और गांधी इस जुमलेबाजी से भी नहीं मरेंगे। और लेकिन गांधी को मारने की जो नीयत वाले लोग हैं, जिन लोगों ने गांधी को राष्ट्र निर्माण का देवता मानने की जगह गांधी को केवल सफाई का देवता मान करके झाड़ू थमा करके, जो गांधी को झाड़ू से छूते हैं क्योंकि वैचारिक संक्रमण न हो जाए, ऐसे लोग गांधी की विरासत के संवाहक न रहे हैं न हो सकते हैं। और दिखावा कुछ गांधी के नाम पर वो भले कर लें, लेकिन उनके अंदर का जो मनोभाव है वो समय समय पर फूट जाता है। तो वो कभी छुटभइये नेताओं के माध्यम से फूटता है। और दुर्भाग्यपूर्ण है कि अब देश के प्रधानमंत्री अपने भीतर की जो का असल मर्म है गांधी के बारे में उनकी सोच का, वो फूटी है। जिस गांधी ने विदेशी धरती पर दक्षिण अफ्रीका से एक शोहरत अर्जित की सारी दुनिया में और हिंदुस्तान में भी सैकड़ों देशों में जिनकी प्रतिमाएं स्थापित है गांधी फिल्म बनने से पहले से, उस गांधी के बारे में हमारे शहर बनारस का सांसद अगर इस प्रकार की टिप्पणी करता है तो इससे ज्यादा निंदाजनक, इससे ज्यादा शर्मनाक और हम काशी वासियों के लिए भी इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। धन्यवाद। जी बहुत बहुत शुक्रिया सतीश कुमार जी। आपने बताया कि बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि आपके कॉन्स्टिट्यूंसी का सांसद इस तरह की बात करता है जो कि गांधी को नहीं पहचानता है। तो आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए अब हमारे बीच में प्रोफेसर राम पुनियानी जी भी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्रोफेसर राम पुनियानी जी, आप तो बहुत इतिहासकार है, प्रसिद्ध लेखक है, आपने तो कई जगह रत्ना जी यूट्यूब भी देखे हैं। रत्ना जी शायद इनको जागृति जी को ट्रेन पकड़नी है, तो प्रोफेसर साहब से अनुरोध कर लें हम लोग 5 मिनट का समय अगर देंगे तो ट्रेन तो ना छूटे। ठीक है, किसको ट्रेन पकड़नी है पकड़ लें, मैं बैठता हूँ। हाँ, जागृति जी को पकड़नी है। जागृति को बुला लेते हैं। जागृति जी, आप अपने विचार रखिए इस बारे में। जी, मैं बिल्कुल जल्दी से धृष्टता ही लग रही है बोलना अभी राम पुनियानी जी को इंतजार करवाना, लेकिन फिर भी माफी मांगते हुए बस 2 मिनट में अपनी बात रख रही हूँ कि देखिए, मुझे जो लगता है ना नरेंद्र मोदी जी बनारस के सांसद या प्रधानमंत्री जो भी कहें उनको, वो इतने इनोसेंट हैं कि उनकी स्लिप टंग हो जाती है और वो इस तरह की भाषा बोल देते हैं। और ना मुझे ये लगता है कि उन्होंने केवल ऐसे ही अज्ञानतावश ऐसी कोई बात कह दी है। मुझे जो महसूस हुआ है, जो उनका पूरा अब तक का 13 साल वो
गुजरात के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और 10 साल से वो देश के प्रधानमंत्री हैं। और गांधी के अभी मैं पिछले दिन 2 साल पहले लगभग आई थी, तो आर्काइव का उद्घाटन करने के लिए आए थे और अपना स्वच्छता अभियान का उद्घाटन, तो मैंने उनको सामने से 20-25 मिनट बोलते सुना और कृपलानी से दादा से ले करके और सर्वोदय के धर्माधिकारी जी से लेके पूरा थॉरली वो आदमी बिना, उस समय तो मैं देख सकती थी कि उनके पास कोई टेलीप्रॉम्प्टर नहीं था, और 25 मिनट तक वो धारा प्रवाह सर्वोदय पे भाषण देते रहे पूरी तैयारी के साथ। तो उनको जब जो बोलना होता है तभी वो बोलते हैं, और ये उनका हेडलाइन मैनेजमेंट है, मैं मानती हूँ। और दूसरा उनकी नीयत जो है, अब उनकी निगाह, मैं सर्व सेवा संघ में रहती थी और भुक्तभोगी हूँ, देखा है आंखों से बुलडोजर चलाते हुए, और सीधे सीधे अधिकारियों को कहाँ से इंस्ट्रक्शंस मिल रहे थे वो हम लोगों को मालूम है। तो ये जो सब कुछ हुआ है, साबरमती आश्रम का अधिग्रहण, सर्व सेवा संघ परिसर का ध्वस्तीकरण, और उसके अलावा गांधी आश्रमों की जमीनों पे निगाहें, सर्व सेवा संघ को छोड़ दीजिए, राजघाट गांधी की जो समाधि है उसके पास, गांधी दर्शन समिति के अंदर, बिरला हाउस के अंदर जिस तरह की छेड़छाड़ हो रही है, ये सब क्या अनभिज्ञ होने की वजह से हो रही है? नहीं, गांधी दर्शन से, गांधी के विचार से, गांधी के संस्थाओं से, इस पूरी विचारधारा को जिसको वो रिप्रेजेंट करते हैं प्रधानमंत्री जी, उसको हमेशा से खतरा रखता है, हमेशा से उनकी विरोधी विचारधारा लगती है। इसलिए उन्होंने गांधी की हत्या करने वाले को लेके कभी माफी नहीं मांगी। गांधी को लेकर जब वो ये भाषा बोल रहे हैं तो मुझे एक खतरा साफ साफ नजर आ रहा है, जिसका मैं उल्लेख करके अपनी बात खत्म करूंगी। और वो ये खतरा है कि उनके निगाह में, उनके निशाने पर गांधी जन हमेशा रहे हैं और गांधी की संस्थाएं हमेशा रही हैं। जैसे मंदिर मंदिर घूमकर उन्होंने सारे मंदिरों का अधिग्रहण किया और पूरे सनातन धर्म को कब्जा करके, और आज उसका बिजनेस मॉडल बना दिया है और उससे घनघोर कमाई की जा रही है। वैसे ही गांधी की संस्थाएं और खादी की संस्थाएं, जो देश भर में जो रचनात्मक कार्यक्रम कराने वाले लोग थे, उनके जो ठीहे हैं, उनकी जो जमीनें हैं, उनका जो स्पेस है, उस पर इनकी निगाह है और उसको लेकर के ये दिखाना चाहते हैं कि आप गांधी जनों ने, या इवन कांग्रेस जो गांधी का नाम लेती है, या जो समाजवादी गांधी का नाम लेते हैं, ये सारी विचारधारा मानने वाले लोग गांधी को नहीं रिप्रेजेंट करते। हम गांधी को आप दुनिया भर के सामने लेके आएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा लोग गांधी को जानेंगे। रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद हम अवतरित हुए हैं, जो हम गांधी को अब वापस जिंदा करेंगे। ये जो बयानबाजी है, इसके अंदर उनका अहंकार और उनकी नीयत दिखाई दे रही है। मुझे बिल्कुल उस पे हंसी नहीं आ रही है जो वो बोल रहे हैं, और तमाम लोग उनको ट्रोल कर रहे हैं और बता रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री इतने बेवकूफ हैं कि उनका जबान फिसल जा रही है, और या फिर वो इतने अज्ञानी हैं, उनको पढ़ाई नहीं की है इसलिए उनको पता नहीं। उनको खूब अच्छी तरह पता है, और वो अच्छी तरह जहाँ जो पढ़ना होता है पढ़कर भी बोलते हैं। ये मेरा मानना है और मेरा व्यू पॉइंट है। बाकी सभी तमाम जानकार लोग यहाँ बैठे हुए हैं, वो सभी अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी, आपने एक लाइन को दूसरी तरीके से छेड़ दिया कि ये तो हेडलाइन मैनेजमेंट करने के लिए उन्होंने जानबूझ के ऐसा बोला है, और क्योंकि गुजरात के हैं तो गुजराती लोग व्यापारी होते हैं, तो इन्होंने व्यापार करने के उद्देश्य से ही इस चीज को आगे बढ़ाया है, और वो अब अपने तरीके से गांधी को लोगों के बीच में ले जाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में प्रोफेसर राम पुनियानी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि बहुत ही सुप्रसिद्ध लेखक है, इतिहासकार है। उन्होंने कई किताबें लिखी है, मैं कई बार उनको यूट्यूब पे भी देखती हूँ, तो मैं उनसे आग्रह करती हूँ कि राम पुनियानी जी आप आइए और आप अपने विचार रखिए इस विषय के ऊपर। धन्यवाद रत्ना जी। पहले तो मैं थोड़ी सी बातों को स्पष्ट करना चाहूँगा। जो मोदी जी ने आरोप लगाए हैं कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया गांधी को लोकप्रिय बनाने के लिए, और अभी रिचर्ड एटनबरो की फिल्म के बाद ही उनको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति मिली, उसके मैं थोड़े कुछ तथ्य सामने रखना चाहता हूँ, जो हमारी प्रस्तावना में भी जो आज किया गया उसमें भी काफी दिया है। तो मोटे तौर पर आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? पुनियानी जी की आवाज ठीक आ रही है? मुझे नहीं आ रही है। हेलो, आ रही है, ठीक है। आवाज धीमी आ रही है, आप बोलिए पुनियानी जी। धीमी आ रही है आवाज प्रोफेसर साहब। धीमी आ रही है जी, ठीक है, तो कुछ शायद प्रॉब्लम है। तो खैर मैं ये कह रहा था कि आज दुनिया के करीब 80 शहरों में उनके नाम पर सड़क बनी है,
कई जगहों पर 80 से ऊपर जगह पर उनके मूर्तियाँ लगी हुई हैं और दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में गांधी अध्ययन केंद्र और गांधी की विचारधारा के बारे में गहरा अध्ययन होता है। तो पहली बात बता दूं कि 1930 के बाद से गांधी जी की अंतर्राष्ट्रीय ख्याति बहुत बढ़ी और जैसे कि उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन किया था 1930 में असहकार का, सिविल डिसोबीडियंस, और उसके बाद जब नमक सत्याग्रह हुआ तो पूरी दुनिया का ध्यान इस महापुरुष की तरफ गया जो एक नए तरीके से आंदोलन कर रहा था और पूरे देश को अपने जोड़ रहा था जागृति के माध्यम से। तो खैर, अब उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि 1921 में टाइम मैगजीन में मैन ऑफ द ईयर के रूप में गांधी जी का फोटो था और टाइम मैगजीन ने 3 बार गांधी का फोटो अपने कवर पे लगाया। उसी तरह से इंग्लैंड का एक बहुत मशहूर पेपर था उस समय का, उसमें भी 1921 में पूरा एक पेज में गांधी के विचार, गांधी का आंदोलन, इसके बारे में अपनी बात रखी। और फिर ये बात तो है, मार्टिन लूथर किंग ने कैसे 1939 में ही कहा कि महात्मा गांधी मेरी प्रेरणा का स्रोत है। थोड़ा सा मैंने और पढ़ा था मार्टिन लूथर किंग के बारे में कि वो एक जगह किसी सेमिनार में गए, गांधी जी की पुस्तकें वहाँ रखी थी, गांधी जी की पुस्तकों को ले आए और वो पढ़ने के बाद वो कहते हैं कि मेरे जीवन को एक नई दिशा मिल गई अश्वेत लोगों के आंदोलन को सामने ले जाने के लिए। ये मार्टिन लूथर किंग कहते हैं। और खैर, नेल्सन मंडेला का तो हम सब जानते हैं कि उन्होंने भी पूरी प्रेरणा जो थी गांधी के रास्ते से ली थी। तो अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का सवाल जहाँ तक है, अभी हम सब जानते हैं 2 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस ने नॉन वायलेंस डे, अहिंसा के दिन के रूप में घोषित किया। तो खैर, अब जैसे जागृति बता रही थी, मैं ये नहीं जानता कि ये बातें मोदी जी को पता नहीं है या जानबूझकर वो पुरानी सरकार को प्रेम करना चाहते। जहाँ तक रिचर्ड एटनबरो की फिल्म का भी सवाल है, क्योंकि मोदी जी ने कहा कि पहली सरकारों ने कुछ नहीं किया, वो तो उनका स्टैंडर्ड फार्मूला है कि भारत का इतिहास 2014 से चालू होता है। तो मैं इतना बताना चाहूँगा कि रिचर्ड एटनबरो ने जब महात्मा गांधी की बायोग्राफी पढ़ी तो उसके बाद उन्होंने पंडित नेहरू को अप्रोच किया कि मुझे एक फिल्म बनानी है एटनबरो इस पे, महात्मा गांधी पे। तो नेहरू ने कहा, उनका स्वागत किया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा आपका प्रस्ताव है, मैं इसको स्वीकार करता हूँ, पर मेरा एक ही निवेदन है, आप इसमें केवल गांधी की मजबूतियाँ और स्ट्रेंथ को मत बताइए, जो गांधी जी की कमजोरियाँ रही हैं उनको भी बताइए। यानी वो इस प्रकार से नहीं है कि जैसे आजकल का पता चलता है। तो लॉर्ड एटनबरो ने जब आखिर में फिल्म रिलीज की, उसमें जवाहरलाल नेहरू भी एक व्यक्ति हैं जिनको उन्होंने समर्पित की। दूसरी बात, जब वो फिल्म बनाने का प्रोजेक्ट शुरू हुआ तो वो इंदिरा गांधी को मिले। इंदिरा गांधी ने बहुत बड़ा फंड उनको दिया और इंदिरा गांधी की फंडिंग की वजह से ही ये फिल्म बन पाई। तो पहले ये बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि मोदी जी का जो आरोप है कि पहले की सरकारों ने कुछ नहीं किया, वैसे तो मुझे लगता है कि गांधी जी की प्रसिद्धि के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है। उनके विचार एक कोई साधारण नेता के नहीं है, वो एक युग पुरुष थे जिनके विचार अपने आप फैलते भी गए और फिल्मों से खैर मजबूती भी मिली। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, शायद कम लोगों को पता होगी, मेरी उम्र के कारण मैं इस बात को जानता हूँ। 1970 में फिल्म डिवीजन ने एक 5.5 घंटे की फिल्म बनाई थी जवेरी की, पता नहीं हमारे में से कितने दोस्त जानते हैं, और उस फिल्म को भी रिवाइव करना चाहिए। 5.5 घंटे की थी फिल्म, थिएटर हॉल में 2 इंटरवल होते थे और मैं पूरी फिल्म देखा और इतनी प्रभावशाली फिल्म है गांधी के जीवन को प्रस्तुत करने की। यानी सरकार ने पहले भी बहुत कुछ किया। अब जहाँ तक मोदी का सवाल है और उनकी विचारधारा का सवाल है, ये गांधी से नफरत क्यों करते हैं, ये जो हमारा एक मुद्दा है, तो ख्याल कीजिए गांधी जी उन सब चीज़ों को प्रतिनिधित्व करते थे जिसके कारण आज का भारत बना है धर्मनिरपेक्षता के रास्ते पे, लोकतंत्र के रास्ते पे। तो आरएसएस की पूरी विचारधारा इसके खिलाफ थी। तो उसका पहला सबूत मैं देता हूँ, 1934 में जब महात्मा गांधी ने छुआछूत के खिलाफ और दलित समस्या के लिए आंदोलन छेड़ा, वो पहला साल था जब उनकी हत्या करने की कोशिश की गई। ये बहुत कम लोग इस बात को रजिस्टर करते हैं कि गांधी जी ने छुआछूत के खिलाफ कितना काम किया। फिर दूसरा, उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए, तो खैर उसमें कुछ कहने का सवाल ही नहीं है। और ये दोनों चीज़ें, हिंदू मुस्लिम एकता और दलितों को समाज में पिछड़ा रखना, ये मुख्य रूप से उस पूरे परिवार का उद्देश्य है जिससे मोदी जी आते हैं। और उसका पहला सबूत हमको तब मिला जब उसी परिवार से आए हुए एक प्रचारक ने महात्मा गांधी की हत्या करने की कोशिश की।
और बाद में लगातार, जैसे हमारे पहले प्रोफेसर साहब ने कहा, उनके हाथ में झाड़ू पकड़ा दिया और उनके जो मुख्य मूल्य हैं वो सामने नहीं लाए। तीसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, जो मोदी जी तो खैर अभी शायद जब विदेशों में जाते हैं वो क्या देखते हैं पता नहीं, पर वहाँ जो गांधी अध्ययन केंद्र है, गांधी के नाम पे सड़कें हैं, गांधी के नाम पे मूर्तियाँ हैं, उसके अलावा जब विदेशों में हमारे प्रधान जाते हैं तो वहाँ ज़्यादातर वो अभी तक गांधी की आत्मकथा, माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ, ये भेंट करते थे। अभी उसको बदल के उन्होंने एक धार्मिक पुस्तक के रूप में ले आए, पर अभी तक का प्रचलन यही था कि गांधी यानी आधुनिक भारत का एक प्रतीक जो एक बहुत महत्वपूर्ण मूल्यों पर चलकर जिसने देश को रास्ता बताया और देश को जोड़ा। और अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा कि जब जवाहरलाल नेहरू ने 15 अगस्त को अपना भाषण दिया, ट्राइस्ट विद डेस्टिनी, तो उन्होंने उसमें एक ही व्यक्ति का उल्लेख किया और वो था महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जो आज़ादी के जलसे में शामिल इसलिए नहीं हुए थे कि वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए उस समय काम कर रहे थे। खैर, मुझे कोई आश्चर्य नहीं हुआ कि मोदी जी ने इस प्रकार का बयान दिया। ये उनकी विचारधारा से निकलता है और वो गांधी जी की विचारधारा को कभी स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें वो सब चीज़ें हैं जो हिंदू राष्ट्र की विचारधारा के पूरी तौर से विरोध में। गांधी एक महान हिंदू पर हिंदू राष्ट्र में नहीं मानते, इसीलिए ये हिंदू राष्ट्र के मानने वाले उनके विरोध। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राम पुनियानी जी, आपने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरीके से गांधी जी के नमक सत्याग्रह से लोगों ने, दुनिया ने उनको पहचाना और टाइम मैगजीन ने तो उन्हें मैन ऑफ द ईयर का खिताब भी दिया था। 1931 की बात है। और साथ ही 5-5.5 घंटे की एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो आपने देखी है, आपकी उम्र के तकाजे के हिसाब से आपने बताया, हमें बहुत अच्छा लगा ये सब जान के। अब हमारे साथ सुभाष वारे जी भी जुड़ चुके हैं जो SM जोशी सोशलिस्ट फाउंडेशन से ताल्लुक रखते हैं। मैं सुभाष वारे जी को इनवाइट करती हूँ, आप आइए और अपनी बात इस विषय पर रखिए। जी सुभाष वारे जी। अनम्यूट कर लीजिए, आवाज नहीं आ रही है, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट किया हुआ है लेकिन इसके बावजूद भी आवाज नहीं आ रही है उनकी। आपको फिर से ज्वाइन करना पड़ेगा सुभाष जी। तब तक हमारे रत्ना जी हमारे साथ जो ये रामचंद्र राय जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, गांधी स्मारक निधि के आप अध्यक्ष हैं। तो रामचंद्र राय जी से वो निवेदन है, आप अपनी बात रखिए। रामचंद्र राय अनम्यूट कर लीजिए। आप सबको मेरा सादर नमस्कार। मैं आधा अपने को बनारसी ही मानता हूँ। जो संदर्भ सामने आया है, अगर प्रधानमंत्री की जबान से नहीं आया होता तो ये मान लेते कि बहुत सारे अज्ञानी देश में दुनिया में भटकते फिरते हैं, उन्हीं में से एक ये हैं। लेकिन प्रधानमंत्री जो 10 साल से प्रधानमंत्री हो, उसके पहले इतने दिन गुजरात का मुख्यमंत्री रहा हो, वह ऐसी अज्ञानता की बात करे तो मन में शंका पैदा होती है कि ये अज्ञानता है या तिगड़मबाजी है, जो उनके जीवन का पूरा ढांचा है, जिसकी बुनियाद तिगड़मबाजी है, फरेबबाजी है, वो है। गांधी को दुनिया कब से जानती है इनको पता नहीं है। क्या गुजरात में रहते हुए इनको गांधी का अंदाज नहीं है? कुछ आश्चर्यजनक बात। मैं गांधी स्मारक निधि में हूं। आप लोगों ने पूरे देश में भी ये चर्चा आई है। मार्टिन लूथर किंग को गांधी स्मारक निधि ने बुलाया था, आमंत्रित किया था, वो आना चाहते थे। गांधी के रचनात्मक काम
और गांधी विचार के मूल्यों पर आधारित संस्थाओं का अध्ययन करने देखने के लिए। और उस समय के हमारे जो गांधी स्मारक निधि सेंट्रल के सेक्रेटरी थे जी रामचंद्रन जी, एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे, उन्होंने पूरे महीने भर का आयोजन किया था देश भर में। विनोबा उस समय अजमेर में पदयात्रा कर रहे थे, उनसे भी मिलने गए। जितनी संस्थाएं हैं उन सब में गए, विचार किया, प्रेरणा लेने के लिए गांधी से, जिनको हमारे प्रधानमंत्री जी, जिनके प्रधानमंत्री कहते अब शर्म आने लगी है, वो गांधी के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने आए थे और इस पुण्य भूमि को का वंदन करने आए थे। नेल्सन मंडेला ने कहा कि गांधी की प्रेरणा से हमने अपनी हिंसा की राजनीति, हिंसा की कार्यनीति छोड़ी और अहिंसा के मार्ग पर आगे बढ़ा और कामयाबी मिली। जिन लोगों ने गांधी से प्रेरणा ली हो उनको ऊपर रखते हुए ये कहा जाए कि एक फिल्म बनी थी, एटनबरो ने बनाई थी, उससे लोगों ने गांधी को जाना, तो क्या कहा जाए इसको? दुनिया में जितने पढ़े लिखे समझदार लोग हैं, थोड़ा भी समाज विज्ञान को समझते हैं, राजनीति और नैतिक मूल्यों से सरोकार रखते हैं, वो सारे के सारे लोग जानते हैं कि गांधी कौन है। और भारत का प्रधानमंत्री कहता है कि नेल्सन मंडेला और मार्टिन लूथर किंग को तो दुनिया जानती थी, गांधी को कोई जानता नहीं था। अब इस पर बहस क्या किया जाए सिवाय शर्मिंदा होने के कि इस बनारस में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में गांधी ने राज्य रजवाड़ों को और साम्राज्य की गुलामी और भक्ति को ललकारा था, जिसमें से देश के और दुनिया के स्वतंत्रता के सेनानियों को प्रेरणा मिली थी। उस गांधी को दुनिया नहीं जानती, या ये कहें कि वह गांधी महाशय नरेंद्र मोदी को पच नहीं रहे। असल में मूल बात यही है, जो यात्रा इन लोगों ने, जो अभियान इन्होंने 30 जनवरी 48 को शुरू किया था, तब से लेकर आज तक जो इनको अपनी कल्पना का देश बनाना है, उसके मार्ग में अवरोध बने खड़े हैं गांधी अपने विचार और मूल्यों के साथ। और वो कितना भी कोशिश करें, तिगड़मबाजी करके, फरेबबाजी करके, नकल करके, आडंबर करके, उससे गांधी प्रभावित होते नहीं, ये खुद लज्जित होने को मजबूर होते हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में क्या कहा जाए? ऐसे व्यक्ति के लिए बहस में समय गंवाना भी बेकार लगता। और मुझे उम्मीद है कि इस चुनाव में इस देश की जनता रियलाइज कर रही है कि ये लायक नहीं, नालायक प्रधानमंत्री है, इसको हटा कर रहेंगे। मेरी इस देश की जनता के प्रति जो आस्था है, उसके सद्विवेक के प्रति जो आस्था है, उसके आधार पर कह रहा हूं कि बस 4 तक हम लोगों को ये मूर्खताएं झेलनी पड़ेंगी, उसके बाद इनके बेवकूफी भरे अंदाज से हम मुक्त हो जाएंगे।
इससे अधिक कहने की इच्छा नहीं होती ऐसे आदमी के बारे में। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रामचंद्र जी, आपने तो बहुत सटीक बात कर दी कि इनके ये जो शंका खड़ी हो जाती है कि सचमुच ये अज्ञानी है, गुजरात के होते हुए भी गुजरात के गांधी बापू को नहीं जानते, ये अपने आप में शंका पैदा करती है। तो आपकी इस बात को ही आगे बढ़ाते हुए अब हमारे पीछे फिर से सुभाष वारे जी जुड़ चुके हैं। मैं उनसे अनुरोध करती हूँ, सुभाष जी आप अपने विचार रखिए आज के विषय पर। धन्यवाद। आवाज आ रही है मेरी अभी? हाँ जी आ रही है। ओके, धन्यवाद। गांधी की इतनी नफरत क्यों, ये बहुत ही सटीक सवाल है आज के दिनों में। इन दिनों बार बार मुझे वो एक चाइना गेट नाम की जो फिल्म है, उस फिल्म का जो खलनायक है जगीरा, उस जगीरा का एक वाक्य बार बार मुझे याद आता है। वो जो चाइना गेट सिनेमा का जगीरा है, उसकी लड़ाई एक रिटायर्ड फौजी के खिलाफ होती है और वो फौजी उस खलनायक को खत्म करना चाहता है। तो वो खलनायक जगीरा एक समय कहता है कि अरे वो फौजी, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटाओगे लेकिन वो कमीनापन कहाँ से लाओगे। तो आज की तारीख में बार बार हमें इसकी याद दिलाई जा रही है। जो विषय आज है, गांधी जी के बारे में बहुत कुछ अभी यहाँ कहा है और मुझे लगता है कि उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट है कि संघ परिवार और भारतीय जनता पार्टी मार्क्सवादियों को नकार सकते हैं या उनको पूरी तरीके से इग्नोर भी कर सकते हैं, समाजवादियों को भी इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन गांधी जो है, गांधी को ना तो इग्नोर कर सकते हैं ना गांधी को पूरी तरह से नकार सकते हैं। ये गांधी बड़ी मुसीबत बनी है उनके लिए और उसका बड़ा कारण ये है कि जिस तरीके का एक विकृत हिंदू धर्म, एक जहरीला हिंदू धर्म या विषमता मूलक हिंदू धर्म जो है, मनुस्मृति के आधार पर हम कह सकते हैं कि जो है, तो उसे प्रचालित करने में, उसे प्रसारित करने में गांधी बड़ी दिक्कत है, क्योंकि गांधी जी ने हिंदू धर्म का पूरे तरीके से एक नया अर्थ अपने आचरण से इस समाज मन में ये किया है। और गांधी ने जो हिंदू धर्म का एक नया अर्थ, जो मानवीय मूल्यों पर आधारित हिंदू धर्म है, ये जो किया है, वो संघ परिवार के लिए बड़ी मुसीबत बनी है। वो गांधी जी को नकार भी नहीं सकते या गांधी जी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, तो फिर वो गांधी जी के बारे में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। खैर, अभी पंतप्रधान जो बार बार अलग अलग जो स्टेटमेंट्स है अभी चुनाव के दरमियान, वो सारे स्टेटमेंट्स अगर एक साथ हमने देखे तो कोई भी मतलब विवेकी इंसान छोड़िए, सामान्य होश हवास में जो इंसान है वो भी इस तरीके के स्टेटमेंट नहीं कर सकता। लेकिन मुझे लगता है कि हमारी दिक्कत क्या है, मतलब हम जो एक सहमना लोग हैं, एक जैसा विचार करने वाले लोग हैं, हमने एक दूसरों का प्रबोधन करने से कोई फायदा नहीं है। हम सबको लगता है कि पंतप्रधान जो कह रहे हैं वो एक मतलब बहुत ही अविवेकी तरीके से या होश हवास गंवाए हुआ इंसान इस तरीके के स्टेटमेंट कर सकता है। लेकिन इसी तरीके के स्टेटमेंट पर या इसी तरीके के रवैये पर विश्वास रखने वाले जो लोग हैं, उनका क्या करें, ये असल में हमारे लिए सवाल होना चाहिए। और उसमें भी जो युवा पीढ़ी है, उन तक अलग माध्यम से हम गांधी विचार, गांधी मूल्य किस तरीके से ले जा सकते हैं, यही मेरे ख्याल से आप सारे बुजुर्ग हो, लेकिन मुझे तो ऐसा ही लगता है कि इस पर ही ज्यादा सोचना चाहिए। महाराष्ट्र में हमारी एक टीम है जिन्होंने मराठी में बोल रहा हूं मैं, गांधींचं करायचं काय, मतलब इस गांधी का क्या करे, इस तरीके का एक नाटक 1 घंटे का, इसके 100 प्रयोग अब तक हुए और युवाओं तक वो ज्यादातर कॉलेजेस में हुए और निश्चित रूप से गांधी मूल्यों को युवाओं में प्रसारित करने में, उनकी उत्सुकता जगाने में ये नाटक बड़ा कारगर सिद्ध हो रहा है। अब एक दूसरे ग्रुप ने और एक नाटक लाया है कि पुनः गांधी, अगेन गांधी, इस तरीके का। तो मुझे ऐसा लगता है कि किताब लिखना
लेख लिखना, भाषण करना, ये तो जरूरी होता है, हम सब वो बातें करते हैं, लेकिन सांस्कृतिक तरीके से गांधी मूल्यों को किस तरीके से युवाओं के पास ले जाए, अभी भी आसान है वो बात। मतलब अभी भी स्थिति इतनी बिगड़ी नहीं है। पंतप्रधान जी के जो अलग अलग स्टेटमेंट्स हैं उनको लेकर समाज में जिस तरीके की रिएक्शन आ रही है, तो आशा के किरण है उसमें। लोग मतलब जो विपक्ष के समर्थक नहीं है, ऐसे भी कई लोग पंतप्रधान ने अपनी पंतप्रधान पद की गरिमा वो कम कर रहे हैं, जिस तरीके का प्रचार वो कर रहे हैं, मतलब ये हम लोग भी सुन रहे हैं, लेकिन चैनल वाले भी आम इंसानों की जो इंटरव्यू ले रहे हैं, उसमें महाराष्ट्र में तो कम से कम हम देख रहे हैं कि जो प्रस्तावित चैनल है, जिसको हम गोदी मीडिया बोलते हैं, गोदी मीडिया के चैनल भी आम इंसानों के जो इंटरव्यूज दिखा रहे हैं, उसमें विपक्ष के समर्थक ना होने वाले लोग भी ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने प्रचार का स्तर इतना गिराना नहीं चाहिए था। तो अपेक्षा है, होप्स है, आशाएं है, नौजवानों के पास जाना चाहिए, अलग तरीके से अलग अलग माध्यम का इस्तेमाल करते हुए गांधी मूल्यों, गांधी विचार को ले जाना चाहिए। और अंतिम बात मैं कहूंगा कि गांधी विचार की एक खासियत यह है कि गांधी विचार प्रवाही विचार, वो संकुचित विचार नहीं है, या वो एक अंतिम सत्य अभी मुझे हासिल हुआ है, इस तरीके का वो विचार नहीं है, वो प्रवाही विचार है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में, कृत्रिम बुद्धिमत्ता के जमाने में जो युवा पीढ़ी आज आगे बढ़ रही है, अपने सपने देख रही है, अपनी आकांक्षाओं को ढूंढ रही है कृत्रिम बुद्धिमत्ता के युग में, वहां गांधी विचार और गांधी मूल्य किस तरीके से आज भी प्रस्तुत है, यह अलग अलग माध्यम से हमें ले जाना पड़ेगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी, ये नरेंद्र मोदी जी, वो तो नफरत फैलाते रहेंगे। गांधी जैसे मैंने कहा कि उनके रास्ते में बहुत बड़ा रोड़ा है, बहुत बड़ा एक अरसर है कि गांधी को इग्नोर भी नहीं कर सकते, उनको डाइजेस्ट भी नहीं कर सकते। तो यही खासियत है, उसी को आगे ले जाएंगे युवाओं के पास। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुभाष वारिक जी, आपने सही बताया कि जो संघ परिवार है, जो आरएसएस की विचारधारा है, वो एक तरफ मार्क्सवाद को झुठला सकती है या समाजवाद को झुठला सकती है या इग्नोर कर सकती है, परंतु गांधी विचारधारा को वह किसी भी हालत में इग्नोर नहीं कर सकती, झुठला नहीं सकती है। साथ ही आपने बताया कि सांस्कृतिक तरीकों से युवा पीढ़ी में गांधी विचारधारा को ले जाना चाहिए, और गांधी विचारधारा एक तरल विचारधारा है, एक बहती विचारधारा है, कभी भी ना मरने वाली विचारधारा है। इसके साथ ही आपने इस बात पे ध्यान बताया। और आज मैं अब सुनील खान हमारे बीच में जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार सलीम खान जी हैं, बॉम्बे से जुड़े हैं। मैं उनसे गुजारिश करती हूँ कि आप अपनी बात इस विषय पर रखिए। जी सलीम खान, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, आज जो आपने शीर्षक रखा है, गांधी से इतनी नफरत क्यों, मैं समझता हूं कि इस शीर्षक का प्रधानमंत्री मोदी के ताजा वक्तव्य से कोई खास संबंध नहीं। प्रधानमंत्री मोदी जिस संघ परिवार से आते हैं, वो हमेशा से गांधी जी से और गांधी जी की विचारधारा से नफरत करता रहा, और वो नफरत इतनी ज्यादा रही है कि अल्टीमेटली नाथूराम गोडसे के जरिए से, जो पहले आरएसएस में था, उसके बाद हिंदू महासभा में गया, और उसके जरिए से गांधी जी पर कई हमले हुए, और आखिरी हमले में वो जो है वो गांधी जी की हत्या करने में कामयाब हो। लेकिन किसी व्यक्ति की हत्या कर देने से उसका विचार नहीं मरता, उसकी विचारधारा नहीं मरती। तो ये जो संघ परिवार है, ये गांधी जी की शरीर की हत्या करने में तो कामयाब हो गया, लेकिन ये कि उनकी विचारधारा को ये ना मार सका है और ना मार सकेगा। इसलिए कि गांधी जी प्रेम की भाषा बोलते थे, और ये लोग जो है वो नफरत की भाषा बोलते हैं। वैसे किसी को भी किसी से भी नफरत करने का अधिकार है, और वो नफरत करे, किसी से किसी को जो है वो
आप जिससे चाहें तो असहमत हो सकते हैं, असहमति का अधिकार है। लेकिन ये तो जो उनका वक्तव्य है, मैं समझता हूं ये नफरत की वजह से नहीं, बल्कि ये तो एक हिमाकत है। यानी ये कि आप खुद ये प्रधानमंत्री 30 सितंबर 2018 को अपने मन की बात इन्होंने प्रसारित की और उसको आप सुने तो उसमें एक लंबा चौड़ा भाषण है जो गांधी जी के बारे में है और उसमें गांधी जी के साथ साथ नेल्सन मंडेला का भी उल्लेख है और मार्टिन लूथर किंग जूनियर का भी उल्लेख। और वो सारी बातें जो आज कही जा रही हैं हमारे इस कार्यक्रम में, वो सारी बातें खुद प्रधानमंत्री मोदी ने कही। तो एक आदमी जो ये सारी बातें कह चुका है, अगर वो ये कहे कि उस फिल्म के पहले किसी को मालूम ही नहीं था, तो मैं तो इसको जो है वो सरासर बेवकूफ़ी समझता हूँ। देखिए, अगर कोई आदमी सूरज पे थूकने की कोशिश करे तो वो थूक जो है वो सूरज तक नहीं जाता, वो मुड़ के उसके ऊपर आकर के गिर जाता है। और यही प्रधानमंत्री की फिलहाल इस वक्तव्य के बाद हालत हो गई। मैं ये सोचता हूं कि आखिर इस प्रधानमंत्री की ये हालत क्यों हुई। तो मुझको इस प्रश्न का जवाब ये मिलता है कि 15 मार्च को प्रधानमंत्री ने कन्याकुमारी से ये जो चुनाव मुहिम है ये शुरू की थी। अभी कल जो है वो दोबारा कन्याकुमारी में जाके उसका अंत करने वाले हैं। इन 75 दिनों में प्रधानमंत्री ने 188 सभाएं की और उसके अलावा रोड शो और उसके अलावा जो इंटरव्यू। तो आप देखो कि मोबाइल अगर आप एक बार चार्ज करो और 2-4 घंटे इस्तेमाल करो तो वो 24 घंटा चलता है उसकी चार्जिंग। लेकिन अगर आप जो है उसको 7-8 घंटा इस्तेमाल कर लो तो वो बीच में ही जो है उसकी बैटरी डाउन हो जाती। तो हमारे प्रधानमंत्री ये भूल गए कि उनकी उम्र 75 साल हो चुकी है, अभी हो जाएगी, मतलब 75वां साल शुरू हो जाएगा और उनके अंदर वो क्षमता नहीं है जो पहले 10 साल पहले थी। इसके बावजूद उन्होंने 75 दिनों तक इतनी दंड बैठक की कि अब उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया। वो भूल गए कि इससे पहले वो गांधी जी के बारे में क्या कह चुके हैं और उन्होंने कुछ ना कुछ ऊटपटांग बातें कह दी। अभी जो है वो डॉक्यूमेंट्री का जिक्र हो रहा था। हम लोग जब स्कूल में थे 1969 में एक फिल्म आई थी बालक। तो वो बालक फिल्म हम लोग सब स्कूल में, हम लोगों को सबको लेके जाया गया था, सारे बच्चों को। सस्ती फिल्म थी, उस पर टैक्स नहीं था, टैक्स फ्री थी। तो उसमें एक गाना था, व्यास ने लिखा था, तेरी लकड़ी ठगों ने ठग ली, तेरी बकरी ले गए चोर, सुन ले बापू ये पैगाम, मेरी चिट्ठी तेरे नाम। तो ये लोग जो है वो, इनका मामला ये है कि गांधी के बगैर इनका गुजारा नहीं है। और गांधी, जैसा कि अभी बताया गया, गांधी इनसे हजम नहीं होता। तो ये अजीब और गरीब दुविधा में है कि कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। एक और बात जो समझ में आती है वो ये है, फिल्मों की बात हो रही है तो फिल्मों के हवाले से मैं कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री को ये बात तो समझ में आने लगी है कि अब सत्ता हमारे पास नहीं रहेगी और वो ये भी बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि ईडी उसी के साथ होता है जिसके पास सत्ता होती है। तो बाद वाले लोग ईडी का उतना दुरुपयोग तो नहीं करेंगे जितना कि उन्होंने किया है, इसलिए कि उन्होंने मैक्सिमम कर लिया। लेकिन अगर कम भी उपयोग करेंगे और जो झोला उठा के वो जा रहे होंगे उसको खोल के उसके अंदर झांक के देखेंगे तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो पुरानी फिल्मों में ऐसा होता था कि कभी कभार जो है वो विलन
अपने आप को सजा से बचाने के लिए पागलों की एक्टिंग करने लगता था। जब वो कोर्ट में फंस जाता था तो कहता था कि अब्बा डब्बा जब्बा हम हैं जज के अब्बा, और अपने कुर्ते उर्ते फाड़ने लगता था। लोग समझते थे कि ये बेचारा पागल हो गया है, चलो इसको पागल खाने में डाल दो, पागल खाने को, पागल आदमी को तो कोई सजा नहीं दे सकते। और वो सोच रहे होंगे कि लोग बाग उनको जो है किसी एयर कंडीशन पागल खाने में किसी हिल स्टेशन पे ले जाके बिठा देंगे, और जो कारनामे उन्होंने इन 10 सालों में किए हैं, इस तरह वो उसकी सजा से बच जाएंगे। तो ये इनका जो वक्तव्य है, ये जो इनका बयान है, ये बिल्कुल इसी तरह का बयान है कि जो कोई आदमी, कोई ऐसा इंसान जिसका दिमागी संतुलन ठीक हो, वो नहीं दे सकता। और देश की जनता को और ख़ास तौर से बनारस की जनता को अब ये फैसला करना है कि क्या वो एक ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाएगी, क्या वो ऐसे आदमी को अपना प्रतिनिधि बनाएंगे कि जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। और अगर वो उसको अपना प्रतिनिधि बना देते हैं तो वो उनकी समस्याएं कम करेगा या बढ़ाएगा। तो अब जल्दी परसों इलेक्शन होने वाला है और प्रधानमंत्री मोदी ने अपना ये बयान दे के सारे लोगों को बता दिया। एक तरह से उन्होंने अपने दिमाग का एक्सरे निकाल के संचार माध्यम में डाल दिया कि देख लो भाई, अब मेरी ये हालत है, इसके बावजूद अगर तुम मुझको परेशान करना चाहते हो और अपना एमपी बनाना चाहते हो और पीएम बनाना चाहते हो तो फिर तुम्हारी मर्जी, लेकिन ये कि इस गलती की सज़ा तुमको ज़रूर मिलेगी। तो मैं प्रधानमंत्री का धन्यवाद कहता हूँ कि उन्होंने अपनी जो मनस्थिति है, उनका जो लेवल है, उनकी जो समझ है, उनकी जो बैटरी है जो डाउन हो चुकी है, उसके बारे में सारे लोगों को बता दिया। और अब जनता को फैसला करना है कि वो उस एक्सरे को सामने रख करके उनका क्या इलाज करते हैं। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद सलीम खान जी। आपने बताया कि किसी की भी हत्या कर देने से, मतलब कि गांधी बापू की हत्या कर देने से उनकी विचारधारा नहीं मरती है। और साथ ही आपने बताया कि खुद प्रधानमंत्री ने 2018 में भाषण दिया था, कम से कम आधा पौना घंटे का, और धारा प्रवाह बोलते गए वह अपने गांधी बापू के बारे में, मार्टिन लूथर किंग के बारे में और नेल्सन मंडेला के बारे में भी उन्होंने जिक्र किया। तो ये तो यह कह सकते हैं कि जैसे आपने बताया कि उनकी मानसिक स्थिति का अभी कुछ पता नहीं चल रहा है कि क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं। कहते हैं ना, कहता भी दीवाना और सुनता भी दीवाना। आपने इस बात को रखा। अब हमारे साथ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष किसान संघर्ष समिति के डॉक्टर सुनीलम जी हैं। मैं डॉक्टर सुनीलम जी से अनुरोध करती हूँ कि आप अपनी बात को सविस्तार से लोगों सबके बीच में रखिए। जी डॉक्टर सुनीलम जी। जी बहुत शुक्रिया रत्ना जी। असल में ज्यादातर बातें आ चुकी हैं, लेकिन मैं जो भी कुछ कह रहा हूँ वो एक्स यूथ के तौर पे कह रहा हूँ। ये विशेष तौर पर सुभाष भारे जी के लिए है। दंडवते जी जो है अपने आप को एक्स यूथ कहते थे, तो मैं एक्स यूथ के तौर पे बोल रहा हूँ। और यूथ रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर रत्ना वोरा जी और जागृति जी ने अपनी बात यहाँ पर रखी है और वो कंडक्ट कर रही है। मुझे एक तो ये कहना है कि बहुत ज्यादा सुरक्षित हैं हमारे प्रधानमंत्री। भले ही दावा उन्होंने किया, 56 इंच के सीने का दावा किया, 400 पार का दावा उन्होंने किया, लेकिन वो अंदर से इतने असुरक्षित हैं और उनको जो पूरा लगता है कि कहाँ से उनको चुनौती मिल सकती है, किस विचार से चुनौती मिल सकती है, तो वो विचार सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अपरिग्रह, सर्वधर्म समभाव, ये जो पूरा गांधी जी का जो पूरा सोच था, जो कि इस समय इंडिया गठबंधन के तौर पर वो एक सामने आ गया है, जो उन्हें चुनौती देने का काम कर रहा है, उस सोच से वो डर रहे हैं। 1000 झूठ बोल चुके हैं, 1001 बार झूठ बोल दिया। तो उन्होंने जो कुछ बोला वो अज्ञानतावश नहीं बोला, झूठ बोलने की आदत पड़ गई है। तो उन्होंने ये भी एक झूठ बोल दिया कि जब गांधी फिल्म बनी इसके बाद से ही लोगों ने पूरे दुनिया को जाना, जबकि सभी तथ्यों से वो पूरी तरीके से अवगत हैं
क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पूरी दुनिया में जाते रहे हैं, पूरी दुनिया में उन्होंने गांधी जी का जलवा जो है उन्होंने देखा है। और उन्हें ये भी मालूम है कि भले ही नाथूराम गोडसे ने शारीरिक तौर पर हत्या कर दी हो, लेकिन ये विचार खत्म नहीं हो रहा और झक मार करके उन्हें राजघाट जाना ही पड़ता है। मतलब बड़ी बड़ी डिग्निटरीज आती हैं तो उन्हें लेकर ही जाना पड़ता है। विदेश अगर कहीं पर जाते हैं तो वहां के लोग उन्हें गांधी जी के पास ले जाते हैं। तो कुल मिला के गांधी जी के सामने तो सिर झुकाना ही पड़ता है। तो वो जो है एक उनके इरिटेशन का एक बहुत बड़ा कारण है कि जिसको हमारे विचार से हमने अपनी तरफ से खत्म कर दिया। उनके हर तरीके से साबरमती आश्रम को पूरा व्यापारिक केंद्र बनाने का काम, सर्वसेवा संघ को पूरा बुलडोजर चला करके पूरी तरीके से नष्ट भ्रष्ट पूरी खत्म करने का काम सब कुछ हमने कर लिया, लेकिन ये विचार मर नहीं रहा है। और ये विचार कभी सामने आता है CNRC का विरोध करते हुए जो हजारों बुर्केधारी महिलाएं हैं संविधान लेकर के बैठती हैं, तो ये विचार सत्याग्रह का सामने आ जाता है। किसान जो है बैठते हैं 380 दिन तक, तब ये विचार सामने आ जाता है। लोग जो है सच के साथ इतने खड़े हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कोई लेना देना नहीं है मोदी से, लेकिन वो मोदी के झूठ को ही एक्सपोज करने के लिए यूट्यूबर बन गए। उनका काम ही केवल इतना है। और इसलिए आप ये देखेंगे कि इस समय पूरा जो चुनाव हो रहा है, मतलब आखिरी चरण जब 1 तारीख का आज पूरा प्रचार प्रसार सब कुछ समाप्त हो गया है अब 5 बजे के बाद में, तो आप ये देखेंगे कि वो कुछ भी झूठ बोलते हैं। जरा सा बात बोला और लोगों ने पकड़ा और उसको इतना लंबा तक लेके चले जाते हैं कि वो पूरी देश के अंदर जन चर्चा का विषय वो पूरी तरीके से बन जाता है। मेरा कहना ये है कि वो पूरे के पूरे तरीके से एंटीथीसिस हैं वो गांधी के, क्योंकि गांधी ने अगर सच को कहा, उन्होंने कहा कि सत्य ही ईश्वर है, तो मोदी जी के लिए झूठ ही मतलब वो खुद ही ईश्वर का स्वरूप उन्होंने अपने आप को घोषित कर गया है। तो झूठ का पुलिंदा ईश्वर भी हो सकता है, ये एक नई थीसिस के साथ में वो बाजार के अंदर आए। अब इसके ऊपर भी चर्चा होनी चाहिए, कुछ लोग शायद फिल्म बनाने का काम इसके ऊपर करेंगे। और उन्होंने जो भी प्रयास किया, आज खड़गे जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि किस तरीके से मोदी जी ने 732 बार तो अपना नाम लिया। गांधी जी तो अपने आप को मतलब मिनिमलिस्ट थे, है ना, कम से कम कपड़ा पहनना, कम से कम खाना खाना, बहुत सादगी के साथ में रहना। और मोदी जी तो जो है अधिकतम कितना ज्यादा, मतलब 20 लाख का चश्मा और कैसा अपने 10-10 लाख के सूट और किस तरीके से उनका जीवन यापन है। ये तो उन्होंने ये बताया कि पूरे के पूरे चुनाव के अंदर जब उन्होंने 206 सभाएं की, उसमें 421 बार मंदिर मस्जिद जो है उन्होंने उसका जिक्र किया। 224 बार उन्होंने जो है जो भारत पाकिस्तान, मतलब हिंदू मुसलमान के साथ साथ में भारत पाकिस्तान का जिक्र करने का काम किया। मतलब गांधी जी ने एक तरीके से देखा जाए तो जब उनका 1942 का भाषण आप देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि वो दे तो रहे भाषण जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो को लेकर के, लेकिन 90% भाषण जो है उसके अंदर, मैंने कई बार पढ़ा है, वो भाषण जो है वो हिंदू मुस्लिम एकता की बात उसके अंदर कर रहे हैं। तो ये पूरे के पूरा जो ये बात कर रहे हैं, ये नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं और वो हिंदू मुस्लिम एकजुटता की बात कर रहे हैं। ये पूरा के पूरा दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, हर जगह पे लोगों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। और गांधी जी जो है दंगों को नौखाली से लेकर के दिल्ली से लेकर के कलकत्ता सब जगह पर जो है दंगों को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। तो असल में वो एक वैचारिक लड़ाई वो लड़ना चाहते हैं और उनके दिमाग में ये है, लोगों ने, गोदी मीडिया ने उनके दिमाग में ये भर दिया है, या वो अपने आप में नार्सिसिस्ट हैं। तो उनको ऐसा लगता है कि आपको मालूम ही है कि कंगना रनौत ने तो कहा था कि भाई 2014 के बाद ही आजादी मिली है देश को। तमाम सारे लोग ऐसा मानते भी हैं, उनके भक्त की भारत को आजादी मिली है। तो अब ये तो वो नहीं कह सकते थे कि मैंने इंट्रोड्यूस किया दुनिया के सामने गांधी जी को। हो सकता है आने वाले समय के अंदर वो ये भी दावा करने का काम करें, लेकिन अभी वो 1982 तक वो जरूर वो पहुंच गए जब उन्होंने गांधी फिल्म को लेकर के बातचीत की।
कुल मिला के मेरा कहना है कि अंततः उन्हें गांधी के शरण में आना ही पड़ा। मतलब 200 सभाएं करने के बाद में, 80 इंटरव्यू देने के बाद में, अंततः मतलब जिसे कहते हैं ना कि सैल्वेशन के लिए गांधी, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने आखिरी भाषण के अंदर जो बात कही थी कि भाई आप जो है आप रिलीजन का इस्तेमाल अपने कोई मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर रहे हैं तो वो एक अलग बात है, लेकिन जब आप राजनीति में कर रहे हैं और अपने आप को बहुत अपने आत्म केंद्रित होकर के और आप अगर ये काम कर रहे हैं तो फिर वो आप पूरे एक देश को आप तोड़ने का काम करेंगे, समाज को आप विद्रूप बनाने का काम करेंगे। तो मुझको ऐसा लगता है कि इसको इसी दृष्टि से देखा जाना जरूरी है। और लोगों ने जो मैंडेट अब दे दिया है, मतलब आखिरी चरण 1 तारीख का होना है, उसमें तो इंडिया गठबंधन आगे आएगा। 6 चरण के अंदर पहले से आगे दिखलाई पड़ रहा है। अब ईवीएम के माध्यम से, डीएम के माध्यम से गड़बड़ी करके अगर जैसे कहा जाए वोटर्स विल को जो है कब्जाने की कोशिश हो जाए तो उसके लिए लोग कितने तैयार हैं सत्याग्रह के लिए, ये तो 4 तारीख को मालूम पड़ेगा हम लोगों को। लेकिन गांधी का विचार लोगों के अंदर जिंदा है और पूरा प्रयास 10 साल के अंदर गांधी के विचार को खत्म करने का, उसको जो है कमजोर करने का जो प्रयास किया है, ये जो उन्होंने एक 1982 से गांधी जो है उसे दुनिया ने जाना, ये भी एक उनका इसी दिशा में किया गया एक सुनियोजित प्रयास है। रत्ना जी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। जी जी, आपने बहुत सही बात बताई कि ये थीसिस का एंटी थीसिस है। थीसिस मतलब गांधी जी सच के ऊपर चलते थे और वहां पर नरेंद्र मोदी जी झूठ पे चल रहे हैं, झूठ पे झूठ, 1000 झूठ बोल लिए उसमें एक का झूठ और बोल दिया, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर समय बहुत कम रह गया, तिवारी जी का वर्जन जरूरी है। हाँ जी हाँ जी डॉक्टर, अब मेरे जो सह संचालक है मोदी जी के यहाँ से आते हैं, आप बताइए हम लोग के यहाँ पर मोदी जी के वाराणसी के यही है प्रतिनिधि। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आप घर भेजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक तो है कि मोदी जी का जो दर्शन है पूरी फिलॉसफी पाप और पुण्य पर आधारित है। तो एक बात तो है कि उन्होंने सीएम से लेकर के पीएम तक जितने पाप या पुण्य किए हैं वो सब सामने निकल के आ रहा है और पूरा देश उसको भुगत रहा है। ये जो विकास कहते हैं वो विकास है कि जितने पेड़ थे सब इन्होंने काट दिया और पूरा हमारा बनारस शहर नंगा कर दिया। और फल क्या हो रहा है आज की तारीख में कि पूरा पर्यावरण संतुलन बिगड़ गया है। पर्यावरण संतुलन बिगड़ ऐसे गया है कि आज की तारीख में हम 47 डिग्री, कहीं 48 डिग्री, कहीं 52 डिग्री सेल्सियस में आज हम जूझ रहे हैं पूरे देश के पैमाने पर और बनारस में भी। तो हम तो ये कहेंगे कि मोदी जी का दिमाग जो है, एक तो 73 साल के 75 साल के हो गए, अपना ऐसे सखिया गया था और इस समय जो धूप लग रही है उसमें उनका दिमाग टहक गया है। टहक गया मतलब पिघल गया है। पिघल गया तो उसमें फिर ऐसी अनाज शराब बातें हैं। अब यहाँ तक तो ठीक है। अभी कल पता चला यहाँ पर एक कहा जा रहा है कि हमारे यहाँ कुछ लोग ऐसे नेता लोग हैं, हमारे पीएम सीएम डीएम जो लोग हैं कि गांजा पी करके हमेशा पिंड रहते गांजा लगा करके। कल इन्होंने हमारे यहाँ बगल में गाजीपुर है अपना, जहाँ से अफजाला साइड लड़ रहा है, जो लड़ पाने की स्थिति इनकी नहीं है, वहां उन्होंने गाजीपुर को गाजापुर कर दिया। गाजापुर 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 वहां पर फरोख कर रहे थे और वही स्थिति बनारस में आ गई है। अब मैं बताऊं कि बनारस से लड़ने जा रहे हैं, यहाँ की लोकल भाषा भोजपुरी है, भोजपुरी लोकल भाषा है। एक यहाँ पर अपील निकाला गया इंडिया की तरफ से जो भोजपुरी भाषा में है। ये किस तरीके से पाप और पुण्य कर रहे हैं ये आप देखिए। उस अपील पर ये प्रतिबंध लगा दिया गया है और हम लोगों को नोटिस मिल गया है कि आप ऐसी अपील आप कैसे निकाल सकते हैं ऐसी भाषा में। अरे भाई, भोजपुरी हमारी भाषा है, भोजपुरी हमारी मातृभाषा है। भोजपुरी आज की तारीख में दुनिया के पैमाने पर चीनी भाषा के बाद अगर कोई भाषा आती है तो वो हमारी भोजपुरी है। भोजपुरी भाषा को बोलने वाले लोग, हालांकि ये हिंदी का ही एक उसको पार्ट माना जाता है, लेकिन भोजपुरी भाषा को दुनिया में 7 देशों ने अपने यहाँ मान्यता प्रदान की है और हिंदी को तो हमारे भारत में ही जो है तो राजभाषा के रूप में हम इसको नहीं दर्ज करा पाए। और ऐसी भाषा के भी, ऐसे अपील पर भी हमारे यहाँ इनका ये जो निर्वाचन आयोग है वो प्रतिबंधित कर रहा है। तो मैं तो कहूंगा कि इनका दिमाग टहक गया है
पिघल गया है। इनके लिए कोई विशेष अस्पताल की व्यवस्था, हालांकि हमारे आगरा में है व्यवस्था है, रांची में व्यवस्था है और